नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज नतीजे का दिन है और आज पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार फिर से किसकी बाहर रहने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज पूरे दिन हमारी इस पर नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पाएंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि इस बार का क्या माहौल है। जनता ने इस बार बम्पर वोटिंग तो की है, लेकिन किसके सपोर्ट में किया है इसके बारे में आज हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव का वोटिंग खत्म हो चुका है। बम्पर वोटिंग इस बार लोगों ने की है, लेकिन इस बार नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे या फिर तेजस्वी यादव को एक बार जनता मौका देगी या जनसुराज को भी मौका मिल सकता है? देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी सरकार बिहार में फिर से बनती है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। चाहे हम एनडीए की बात कर लें, एनडीए की तरफ से भी लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार एक बार फिर से लौट रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व की मां कवरेज में बिहार के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है और आज बिहार में फैसले का दिन है। अब से थोड़ी ही देर के बाद जब सूर्योदय हो जाएगा तो बिहार के लिए भी एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आज बिहार की जनता के सबसे बड़े फैसले का परिणाम आने वाला है और बिहार के मतदाताओं ने अगले 5 साल के लिए किसे अपना नेता चुना है। आज इस पर बात करेंगे और पता भी चल जाएगा कि इस बार का जो नतीजा है वो किसके पक्ष में रहने वाला है। क्या बिहार में नरेंद्र नीतीश की जोड़ी पर मुहर लग जाएगी या तेजस्वी यादव को बिहार का नेतृत्व सौंपा जाएगा? तो आज ये भी तय हो जाएगा कि भारतीय राजनीति में अपनी रणनीति के लिए विख्यात और ख्याति हासिल करने वाले प्रशांत किशोर का क्या होगा। क्या उनकी खुद की पार्टी लोकतंत्र के इम्तिहान को पास कर पाएगी या बस ये कुछ और देर का इंतजार है? और आपको बता दें कि 6 बजे से तो हम हैं ही आपके सामने, और लेकिन 8 बजे से जैसे वोटिंग की शुरुआत होगी हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और कुछ ही देर का इंतजार है जब गिनती शुरू होगी। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 पल पल पर आपको अपडेट देगा। देखिए, सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज तय होना है कि बिहार का भविष्य किसके हाथ में होगा। 38 जिले जहां पर वोटिंग की जानी है। न्यूज 18 की सबसे बड़ी स्टूडियो से आपको पल पल का अपडेट देंगे। तो देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव और चुनाव के आज नतीजे हैं और आज 14 नवंबर, इसी दिन का सभी को इंतजार था। हर कोई आज का ही इंतजार कर रहा था कि बिहार में इस बार किसकी बाहर होगी। तो बिहार का 2025 का ये विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम हर पार्टी के लिए है और आपको सबसे तेज नतीजे भी आज न्यूज 18 के माध्यम से पता चलेगा। हम आपको सबसे सटीक नतीजे भी आज बताएंगे। और अब देखिए, ये चुनाव अहम क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति का ये निर्णायक मोड़ है, क्योंकि 20 साल से वो सत्ता में काबिज है। नीतीश कुमार अब इस बार फिर से क्या जनता की वादों पर, जनता की मूड पर खड़े उतरते हैं? तेजस्वी यादव के लिए क्यों अहम है ये भी जान लीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव की ये अग्नि परीक्षा है। साथ ही बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के लिए ये भी राष्ट्रीय असर वाला चुनाव है। तो यानी कह लीजिए कि ये नाक की लड़ाई है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव क्यों अहम है? तो कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की ये लड़ाई है। प्रशांत किशोर इस बार थर्ड फैक्टर के रूप में उभरे हैं। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, महिलाओं और युवाओं का निर्णायक रोल भी इस चुनाव में हो सकता है और होगा क्यों नहीं, क्योंकि इस बार वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। तो देखना होगा कि इस बार की महिलाएं किसकी भाग्य विधाता बनने वाली हैं, किसके सपोर्ट में जाने वाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं ही भाग्य लिखती हैं और वो किसका भाग्य इस बार लिखी हैं वो आज पता चल जाएगा जब ईवीएम की वोटिंग
ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो आज का दिन देखिए बेहद ही खास, बेहद ही निर्णायक और बहुत कम वक्त का इंतजार, जब एक बार फिर से शुरुआत इस बात से कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। हमारी नजर भी लगातार बनी रहेगी क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही अब देखिए किसकी कितनी चुनावी सभाएं हुई हैं वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 चुनावी सभा, 2 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो 84 चुनावी सभा की गई, 11 रोड शो किया गया है। अब आपको गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले तो 38 चुनावी सभा और 1 रोड शो किया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और युवा नेता हैं। 171 चुनावी सभा उन्होंने किया, 24 रोड शो तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। चिराग पासवान की बात कर ले तो 186 और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले जो कि आरएलएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जनसभाएं की हैं। जीतन राम मांझी की बात कर ले तो 32 और राजनाथ सिंह भी उन्होंने भी जनसभाएं की। प्रियंका गांधी ने 8 और राहुल गांधी ने 13 सभाएं की हैं। तो बिहार में चुनावी सभा भी हुई, जनता से वादे भी किए गए, जनता के मूड को भी भांपा गया। और अब देखिए जेपी नड्डा की बात कर ले, बीजेपी अध्यक्ष है, 16 जनसभाएं उनकी तरफ से की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 4, रेखा गुप्ता की तरफ से 11 और योगी आदित्यनाथ की तरफ से 34। तो बड़े नेता जिन्होंने जनसभाएं की हैं और जनता के मूड को भांपने की कोशिश की है। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि 2020 के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ। और देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार के लिए क्यों अहम है, क्योंकि 20 साल से वो सत्ता में, लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव उनके लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बिहार को सुशासन का मॉडल दिया, जो सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे मेक और ब्रेक मोमेंट है। यह चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत, स्वास्थ्य, गठबंधन की स्थिरता और बिहार के भविष्य को परिभाषित करेगा। तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल पर जनता को अब भी भरोसा है या नीतीश कुमार का फटीग फैक्टर उनकी लोकप्रियता पर भारी पड़ा, जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। अगर जनता इस बार कुछ और निर्णय लेती है तो लगेगा कि शायद अब नीतीश कुमार का जो फटीग फैक्टर है, जिसके नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, उस पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार अपने इतने लंबे कार्यकाल में एक साफ छवि कमाई है, जिस पर विरोधी भी सवाल उठाते संकोच करते हैं। वो बिहार के मिस्टर क्लीन भी कहे जाते हैं। सुशासन ने उन्हें अजेय बनाया। जो भी गठबंधन वे ज्वाइन करते हैं वही जीतता है, लेकिन 2025 में ये छवि चुनौती में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संयम, मर्यादा और सुशासन दे करके बिहार को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है, विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, फिर से एक बार मौका नीतीश कुमार को हमें देनी चाहिए ताकि इसकी गति को और धार मिल सके। साफ छवि और सुशासन के साथ उनके नाम के साथ एक और शब्द जुड़ा, पलटू का। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और 2020 से 2025 के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में उन्होंने 2 बार गठबंधन बदले। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार की जनता नीतीश के पलटने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से नाराज है या उसका उनकी छवि पर कोई असर नहीं है। यदि वे राजनीति की अपनी अंतिम पारी में जीत हासिल करते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े भी रहते हैं, तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी,
उन पर पलटू राम होने का जो दाग है वो भी धुल जाएगा। जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। ईबीसी, ओबीसी और महिलाओं में अपनी पैठ बनाई, जो बाकी दलों के लिए तोड़ना अब तक मुश्किल रहा है। पर इस बार उनके विरोधी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इस बार यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। फिर जेडीयू और उनके पुत्र निशांत के भविष्य के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर जीते तो एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, हारे तो अपरिहार्य होने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि देखिए ये नाक की लड़ाई बनी हुई है। तेजस्वी यादव अलग अपने वादे और दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है और ये उनके पक्ष में जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार का ये कहना है कि बिहार में विकास के काम हुए हैं, बिहार में विकास है और इस बार जनता ने विकास के मुद्दे को चुना है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार को चुना है। तो अलग अलग दावे वादे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जनता ने किसको अपना जननायक चुना है, किसको अपना मुखिया चुना है, किसको अपना मुख्यमंत्री चुना है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी, वो पिटारा खुलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि बिहार की सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। क्यों ये चुनाव बिहार से बढ़कर के देश की सियासत की दिशा को अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव इस बार का चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इस बार अभी नहीं तो शायद कभी नहीं की स्थिति बनी हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बस एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी को एक मौका मिली कि ना मिली, इस एक मौके के लिए वो पिछले 1 साल से जनता से बार बार आग्रह कर रहे हैं। बस एक मौका तेजस्वी को दीजिए और वो 20 महीने में वो सब कर देंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। तेजस्वी की इस अपील में दर्द है, बेताबी है और उम्मीद भी है, क्योंकि तेजस्वी ये जानते हैं कि बिहार में सरकार बनाने के लिए उनके पास इससे बेहतर समय आने वाला नहीं है। और यदि वे जीते तो बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनकर आरजेडी को भी मजबूती प्रदान कर सकेंगे। अपने परिवार के भीतर और देश की राजनीति में उनका कद बढ़ेगा। तेजस्वी यादव दूसरी बार अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी लालू प्रसाद के बिना अपने बूते चुनाव लड़े और 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन फिर भी सरकार बनाने से चूक गए। तेजस्वी के अंदर एक जोश था, युवाओं ने उनका भरपूर समर्थन किया। 2020 के नतीजों ने आरजेडी में तेजस्वी की स्वीकार्यता को और मजबूत कर दिया और कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया। 2020 में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद सरकार ना बनाने की टीस अब तक तेजस्वी के मन में है। पर सवाल है, क्या अब भी जनता में तेजस्वी पर 2020 वाला विश्वास है? एक आरोप जो तेजस्वी यादव की जीत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, वो है जंगल राज की आग। विरोधी तेजस्वी पर जंगल राज का युवराज होने का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी इस टैग से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने कैंपेन से लालू प्रसाद को दूर करके युवाओं के लिए नौकरी रोजगार की बात करके, पर क्या जनता इस नए नैरेटिव को स्वीकार करेगी? हाँ, उनके ऊपर एक बैगेज तो है अपने पिता और अपने माता के उस कालखंड का, जिसको लेकर के हमेशा सत्ता पक्ष हमलावर होती है। तो अगर तेजस्वी इस चुनाव में परफॉर्म कर लेते हैं, अपने को साबित कर लेते हैं, तो इनकी उड़ान फिर बहुत आगे निकल जाएगी।
सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव इतने बेताब हैं कि उन्होंने हर परिवार में सरकारी नौकरी देने जैसा बड़ा वादा भी कर दिया। पर विरोधियों का आरोप है कि तेजस्वी के वादे पूरा करने लायक ही नहीं है, वो जनता को गुमराह करने के लिए है। बिहार में बेरोजगारी के विरुद्ध एक माहौल है और यदि वे जीतते हैं तो रोजगार को लेकर उनके द्वारा किए गए वादों की कठिन अग्नि परीक्षा भी होगी। इसी से भविष्य के लिए उनकी विश्वसनीयता भी तय होगी। आरजेडी सालों से एमवाई यानी मुस्लिम यादव के समर्थन वाली पार्टी रही है, पर तेजस्वी इसे A to Z की पार्टी बनाने के प्रयास में है। खासकर तेजस्वी महिला और ईबीसी को लुभाने की कोशिश में है और इस चुनाव से पता चलेगा कि वो इसमें कितने कामयाब होते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए अस्तित्व और विरासत का सवाल है। अगर जीत गए तो बिहार में नया दौर शुरू होगा, हार गए तो आरजेडी का पुनरुद्धार मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इसी सपने के तहत उन्होंने कई वादे किए हैं जनता से। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। युवाओं को साधने की तमाम कोशिशें तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, लेकिन क्या ये कोशिश सफल होती है? क्या तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है उसमें वो सफल होते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये बताएगा आज जनता का मूड, क्योंकि जनता ने तेजस्वी यादव के वादे पर कितना यकीन किया है। क्या वो तेजस्वी यादव के वादे को इस बार सच में सीरियस लिया है? वो आज उसका पिटारा खुलने वाला है। ईवीएम की गिनती आज होगी, आज काउंटिंग डे है और आज ही पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी बहार होने वाली है, किसकी सत्ता वापसी करने वाली है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव का चेहरा इस बार दांव पर लगा हुआ है और इस बाजी को जीतने के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विरोधी तो उनके खिलाफ ताल ठोक ही रहे हैं, लेकिन खुद भी फ्रेंडली फाइट कई जगहों पर नजर आ रही है। वैशाली की बात कर लेते हैं। देखिए, अजय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से हैं, इनके खिलाफ संजीव सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं और वर्सेस में आपको देखेंगे सिद्धार्थ पटेल जो कि जेडीयू की तरफ से हैं। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और वैशाली हॉट सीट मानी जाती है। अब देखना होगा कि इस बार जनता ने किसके समर्थन में वोट किया है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट, हालांकि फ्रेंडली कुछ नहीं होता, ये फाइट ही होता है। चलिए बछवाड़ा की बात कर लेते हैं। अवधेश कुमार राय सीपीआई की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में थे और शिव प्रकाश गरीबदास की बात कर लें तो कांग्रेस की तरफ से इन्हें दिया गया था टिकट। और अब देखिए, राजापाकर एससी सीट है, यहाँ की बात कर लेते हैं। सीपीआई मोहित पासवान, कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा दास और जेडीयू की तरफ से महेंद्र राम चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे थे। अब जनता ने किसके वादे पर विश्वास किया है ये आज पता चलेगा। बिहार शरीफ की बात कर लेते हैं तो सीपीआई की तरफ से शिव कुमार यादव, इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से उमर खान और बीजेपी की तरफ से सुनील कुमार इस बार चुनावी मैदान में। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। वहां देखिए, आईआईपी की तरफ से तनीषा भारती हैं, कांग्रेस की तरफ से मिथिलेश निषाद हैं और जेडीयू की तरफ से पन्ना लाल सिंह पटेल। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। सिकंदरा की बात कर लें तो एससी सीट ये भी है, आरजेडी की तरफ से उदय नारायण चौधरी। और अब देखिए, नरकटियागंज की बात कर लेते हैं तो आरजेडी दीपक यादव, कांग्रेस की तरफ से शाश्वत केदार और बीजेपी की तरफ से संजय कुमार पांडे इस बार चुनावी मैदान में थे। कहलगांव की बात कर लें, बेहद ही दिलचस्प मुकाबला और हॉट सीट। आरजेडी की तरफ से रजनीश भारती, कांग्रेस की तरफ से प्रणय सिंह इस बार चुनावी मैदान में थे। उसके साथ ही सुल्तानगंज की बात कर लें तो आरजेडी की तरफ से चंदन कुमार सिंह, कांग्रेस की तरफ से ललित कुमार और जेडीयू की तरफ से ललित नारायण भी इस बार चुनावी मैदान में थे। चैनपुर की बात कर लेते हैं। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम इन सीट की बात कर रहे हैं जहां पर इस बार फ्रेंडली फाइट महागठबंधन की तरफ से हो रहा है। करगहर में देखिए, सीपीआई की तरफ से महेंद्र प्रसाद गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से संतोष कुमार इस बार चुनावी मैदान में है। और ये चुनाव मोदी के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश की सत्ता को संभाल रहे हैं, कांग्रेस वहां पर एनडीए की सरकार, पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव मोदी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री के दौरे, उनकी घोषणाओं से लगाया जा सकता है। का युवा बिहार में ही काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं, रोड शो, मोदी के साथ उनके सबसे करीबी सहयोगी अमित शाह भी बिहार में मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ राज्य की 243 विधानसभा की सीटों पर जीत की कोशिश है? नहीं, ये तैयारी है 4 साल बाद होने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव की। मोदी की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता तो पता चलेगा जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन हाँ, 2029 की पटकथा तो लिख दी जाएगी जहां से बिहार को 40 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। अगर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया तो ये 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक शुभ संकेत होगा, और अगर बीजेपी बिहार जीतने में नाकामयाब रही तो ये संगठन के लिए परेशानी का सबब होगा। यदि इस चुनाव में एनडीए की हार हो जाती है तो बिहार में उनके नेतृत्व और भाजपा की रणनीति पर सवाल उठेंगे ही, केंद्र में भी उनकी सरकार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। पीएम मोदी जब जब बिहार आए, उनकी रैलियों में खचाखच भीड़ उमड़ी। पर सवाल ये कि क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी? क्या एनडीए का 2025 में 225 का नारा सच हो पाएगा? बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां की नब्ज पकड़ना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। बीजेपी देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर इसके बावजूद भी बिहार में वो आज तक पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी, न ही अपना मुख्यमंत्री बना सकी। 2020 के चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी को नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना पड़ा। एनडीए की जीत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिहार के दुरूह माने जाने वाले मैदान में ये लगातार दूसरी विजय पताका होगी। इससे न केवल उनकी केंद्र सरकार को अधिक स्थिरता मिलेगी और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एक मजबूत जमीन तैयार करने का अवसर मिलेगा, बल्कि बुजुर्ग नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भाजपा के भीतर नया नेतृत्व गढ़ने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी से ज्यादा मोदी के लिए बड़ी परीक्षा है, क्योंकि हर पोस्ट बैनर पर तस्वीर मोदी की है। मोदी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। 2026 में बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2027 में होने वाले यूपी चुनाव की पटकथा भी बिहार से ही लिखी जाएगी। यदि बिहार में उनकी हार होती है तो पूरे देश में उनकी सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार हो सकता है, जिसका सीधा नकारात्मक असर पहले 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव पर और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। यानी बिहार बीजेपी का चेहरा भी नरेंद्र मोदी ही है। अगर उनके चेहरे पर हुआ प्रचार जीत दिलाता है तो मोदी लहर पर जनता की मुहर एक बार फिर से लग जाएगी, और अगर एनडीए हारता है तो मोदी के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस चुनाव में कितना काम करेगा ये तो आज पता चल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में कई जनसभाएं की, रोड शो किया, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार लोगों से वोट करने की अपील की। लेकिन जनता ने उनकी बातों पर कितना विश्वास किया है, उनकी वादों पर कितना विश्वास किया है, आज इसका फैसला हो जाएगा। आज काउंटिंग डे है, मतगणना का दिन, और आज का दिन बेहद ही अहम हर पार्टियों के लिए है, हर बड़े नेताओं के लिए है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार क्यों ना हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों ना हो, या फिर राहुल गांधी क्यों ना हो। लेकिन राहुल गांधी, जो कि महागठबंधन के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, राहुल गांधी के लिए बिहार का ये चुनाव कितना अहम है,
क्या उनकी भी ये नाक की लड़ाई है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के लिए बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव क्यों अहम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए करो या मरो का मौका है। क्या कांग्रेस इस बार अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या फिर महागठबंधन में जूनियर पार्टनर बनकर ही रह जाएगी? बिहार में कांग्रेस लंबे समय से आरजेडी की पिछलग्गू होने का आरोप झेलती आ रही है, पर अब की बार कांग्रेस बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए अंतिम दौर तक कांग्रेस अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करती रही। बहुत समझौता की स्थिति में कांग्रेस दिख नहीं रही है, तो अगर कांग्रेस मजबूत उपस्थिति दर्ज करा देती है, मतलब कि जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उसमें इनका स्ट्राइक रेट अगर अच्छा होता है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ताकतवर बनकर के अपने को साबित करेगी अपने अलायंस पार्टनर को। 2020 में भी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थी, तब 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, पर महज 19 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी में, बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाई और इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ही माना गया। तेजस्वी राज्य के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट पर लाने की बात करने लगे। कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं दी जाएंगी। अपने अस्तित्व को संकट में आता देख कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया और इस बार भी 61 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कई सीट पर अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ। इस बार अगर कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार होता है तो ये बिहार में उसके लिए संजीवनी होगी। इसलिए अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करके पार्टी अपने आलोचकों का मुंह बंद कर सकती है। यदि महागठबंधन जीतता है तो बिहार में भले तेजस्वी यादव मजबूत होंगे, लेकिन केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी का कद बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में उन्हीं द्वारा की गई वोटर अधिकार यात्रा से एक माहौल तैयार होना शुरू हुआ। इतनी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने 61 सीटों पर उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, पर यह कांग्रेस के लिए भी बड़ा दांव है। अगर नतीजे पिछले बार की तरह हुए तो गठबंधन हार का ठीकरा कांग्रेस के सर ही फोड़ेगा और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले की तरह कमजोर बना रहता है तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की भूमिका कमजोर होगी और इससे उपजी हताशा का प्रभाव दूरगामी होगा, जो 2029 के लोकसभा चुनाव तक उनका पीछा करेगा। ये चुनाव कांग्रेस के लिए न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में उसके अस्तित्व को बचाने की परीक्षा है। क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएगी? इसका जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।